मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, कुछ छोटी छोटी खबरें जो महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन हमारे मीडिया उनको प्राय नहीं बताता है। आज हम ऐसी छोटी छोटी खबरों पर चर्चा करना चाहेंगे जो हमारे नॉलेज के लिए आवश्यक भी है। दोस्तों, सबसे पहली खबर अमेरिका से है। रिपब्लिकन पार्टी जो जो ट्रम्प साहब हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। ये लगभग फाइनल हो गया है। भारतवंशी निक्की हेली जो उनके खिलाफ खड़ी थी, उसने अपना नाम वापस ले लिया है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब रिपब्लिकन पार्टी में निर्विरोध रूप से ट्रम्प राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए एकमात्र उम्मीदवार रह गए। दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स पार्टी में जॉन बाइडेन अपने सभी अपने विरोधी साथियों को हरा करके एकमात्र उम्मीदवार रह गए। इस प्रकार ये तय हो गया है कि नवंबर 24 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के रूप में डोनाल्ड ट्रंप और जॉन बाइडेन का मुकाबला होगा। दोस्तों, ये हमारे लिए सुखद खबर है कि भारतीय, जो कि अमेरिका में सिर्फ 1% है, वो अब राजनीतिक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास बराबर करा रहे हैं और वो अमेरिका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। दोस्तों, जॉन बाइडेन की उम्र 81 है, 81 साल, और ट्रंप की उम्र 77 ईयर्स है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी उम्मीदवार जीतेगा, जैसा कि तय है, तो वो राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होते होते 80 साल क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों, हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी चाहिए कि अमेरिका जैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्रपति 80 साल का है और पूरे अमेरिका को संभालेगा, पूरे विश्व में उसका ध्यान रहेगा। इस दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे प्राय इस उम्र में आदमी कोई भी काम नहीं करके मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। हमें ये चीज अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव से सीखने को मिलती है कि हम भी अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन करें और संख्याओं की जो उम्र की गणित है, इस पर ध्यान नहीं दें। दोस्तों, दूसरी खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के जो आवर्जन मंत्रालय है, उसने बताया है कि इस साल भारतीयों ने शरण के लिए 5,253 आदमियों ने आवेदन किया है, जबकि पिछले वर्ष 2022 में 2,612 आदमियों ने आवेदन किया था। इस प्रकार लगभग 100%, 100% आवर्जन शरण लेने वाले आदमी बढ़ गए हैं और अवैध रूप से घुसने वाले आदमी भारतीय, जिसमें से 1192 है, उसके अंदर से 60% युवा है, बाकी 50 साल से ऊपर वो शरण देगा। बाकी का शरण का सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा, आवेदन जो है वो खारिज कर देगा। दोस्तों, तीसरी खबर चीन से है। भारत चीन संबंधों को लेकर के अभी कड़वाहट जारी है, बल्कि थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। भारत ने अभी चीन का एक जहाज बंबई समुद्र में तट पे पकड़ा है, जिसमें माल्टा का ध्वज लगा हुआ। जब उस जहाज की तलाशी ली गई तो उसके अंतर्गत परमाणु आयुध सामग्री भरी हुई थी, जो पाकिस्तान भेजी जा रही थी, और उसके अंदर जो नाम पते जहां पाकिस्तान को डिलीवरी करनी थी, उसके जो नाम पते थे वो सब गलत थे। ये सामग्री पाकिस्तान अपने परमाणु आयुध बनाने में काम में लेता है। ये अवैध रूप से जो सामग्री चीन भेज रहा था, इसको भारत ने शंका के आधार पर पकड़ा और अभी वो जहाज हमारे यहाँ खड़ा है। इससे भी चीन परेशान है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत तेज गति से करने की ओर मुड़ गया है। हम ताइवान के साथ मिलकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण के प्लांट्स इंडिया में
बहुत तेज गति से लगाने की ओर बढ़ गए और बहुत ही शीघ्र हम अपने लिए सेमीकंडक्टर तो बनाएंगे ही और विश्व में निर्यात भी करेंगे, जिसका आज की तारीख में ताइवान और चाइना की होल्डिंग है। तो इससे चाइना को परेशानी होना स्वाभाविक है। भारत रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त निवेश कर रहा है, जबरदस्त खरीद कर रहा है, इसकी भी चाइना को परेशानी है। चाइना परेशान है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में भी हमसे कुछ ज़्यादा कमजोर नहीं रहने वाला, इसलिए चीन के जो संबंध है उसमें अभी कड़वाहट बनी हुई है। अब खबरें भारत की। दोस्तों, कर्नाटक में अपने शिक्षा क्षेत्र में जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव किया है। एक तो उसने जो रिलीजन शब्द है उसकी जगह धर्म शब्द का उपयोग किया है। दूसरा, जो सनातन धर्म जो पाठ है सनातन धर्म के ऊपर, उसमें उसने थोड़ा विस्तार किया है। यानी कि अब सभी जो प्रांत है उसमें कर्नाटक भी शामिल है। ये समझने लगे हैं कि हमें सनातन धर्म का विशेष ध्यान रखना ही है। अगली जो खबर है वो खबर है आपके दिल्ली से। दोस्तों, आज दिल्ली में टीडीपी जो पार्टी है आंध्र प्रदेश की, उसके चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में गए हैं और ऐसा लग रहा है कि उनका समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव के लिए हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो टीडीपी और बीजेपी दोनों को फायदा होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कल उड़ीसा के बीजू पटनायक के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई है और उसमें लगभग ये फाइनल हो गया है कि बीजेपी और बीजू पटनायक की पार्टी है वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बीजेपी 14 सीटों पर लड़ेगी और बीजू पटनायक की पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और अपने विधानसभा चुनाव की दृष्टि से 95 में से 100 सीटें बीजू पटनायक की पार्टी लड़ेगी और बीजेपी 40 से 45 सीटों। इस प्रकार लगभग 15 से 20 वर्ष के बाद पुनः पटनायक जी की पार्टी अपने एनडीए में शामिल हो रही है। दोस्तों, और एक अब खबरों के बाद थोड़ा सा अपन बात करते हैं पार्टी के बारे में। दोस्तों, निरंतर बदलाव हर संगठन के लिए जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां भी, इसका कोई अपवाद नहीं है। और बदलाव की दृष्टि से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत होते हुए भी लगातार बदलाव कर रही है, इसका फायदा भी उसे मिल रहा है। 2024 के चुनाव में इसका निरंतर उसको फायदा मिलने ही वाला है, ऐसा आप मान सकते हैं। कांग्रेस के जो नेता छोड़ के गए, गुलाम नबी आजाद सहित, उनका एक ही स्टेटमेंट था कि कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जबकि सब चाहते थे कि हमें स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस में बदलाव करना चाहिए, नई पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, नए नेताओं को आगे लाना चाहिए और निरंतर अपने को बातचीत करती रहनी चाहिए। कांग्रेस इस मामले में सुसुप्त अवस्था में पड़ी हुई है। यही कारण है कि कांग्रेस से कई नेता अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं और इसका परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में आना निश्चित है। ये आप और हम सब समझ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।